Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 10 Negotiable Instruments Act, and third video on types of instruments from ICAP Study Text 2020. And I am your facilitator Kashif Adil. So 6 types of instruments हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बेसिकली फर्स्ट 2 टाइप एक दूसरे का अपोजिट हैं, फिर नेक्स्ट 2 एंड देन नेक्स्ट 2. तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट दो मेन टाइप्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट की. तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों में ये एप्लीकेबल हो सकती हैं. पेएबल टू ऑर्डर होता है अगर ये कंडीशन पूरी हों कि इट इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल. सो पेएबल मतलब है कि अगर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है कि इट इज़ पेएबल टू ऑर्डर तो वो पेएबल टू ऑर्डर है, या फिर पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स जिससे ट्रांसफर प्रोहिबिट हो रहा हो या नॉट ट्रांसफरेबल की कोई इंडिकेशन मिल रही हो. एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है इंडोर्समेंट पहला स्टेप और डिलीवरी दूसरा स्टेप. अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की अगर कुछ एग्जांपल देखें तो जहां वर्डिंग होगी कि पे आज़म और ऑर्डर, देखें ये एक्सप्रेसली पेएबल सो है कि जी पेएबल टू ऑर्डर मेंशन है. पे आज़म और बाबर पर्टिकुलर पर्सन हैं, नॉट एवरीवन है, तो ये पेएबल टू ऑर्डर होंगे, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं होता तो फिर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वर्सेस बेयरर इंस्ट्रूमेंट का हमें डिसीजन करना होता है. तो पेएबल टू बेयरर होगा, इसके लिए भी 2 कंडीशन है कि एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है कि इट इज पेएबल टू बेयरर देन इट इज पेएबल टू बेयरर, या जिस पे लास्ट इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो. इंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब ये है कि साइन किए गए हैं लेकिन पर्सन का नाम नहीं लिखा गया, तो किसी भी पर्सन का नाम उसमें लिखकर फिर पैसे लिए जा सकते हैं. अब इसमें कुछ शराइत भी हैं लॉ की, वो ये है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बेयरर, लेकिन बाद में वो इंडोर्समेंट के थ्रू पेएबल टू बेयरर हो सकता है, ओरिजिनली नहीं बनाया जा सकता ऐसा. जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड, यानी ये दोनों शराइत अगर अलग अलग होगी तो पॉसिबल है, लेकिन दोनों कंबाइन होंगी तो अलाउड नहीं है. पेएबल टू बेयरर बन सकता है लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. पेएबल टू ऑर्डर बन सकता है, फिर डिमांड पर भी हो सकता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर ये दो चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी, पेएबल टू बेयरर एंड ऑन डिमांड, तो फिर नहीं हो सकता. सो फॉलोइंग वर्ड्स हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आजम और बेयरर. अब ये देखें पे बेयरर, पे टू बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब में इंडिकेशन मिल रही है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है. सो लेकिन जो वर्ड्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पर वो ये नहीं हो सकते कि द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट अलाउड. पे बेयरर वेन एवर ही आस्क फॉर, तो ये देखिए ऑन डिमांड है. सो ऑन डिमांड है और बेयरर है, दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में. थर्ड टाइप है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, या इसको आप कह सकते हैं जी पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान, तो वो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट है. या फिर वो मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान है अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन फॉरेन कंट्री. तो पेएबल इन फॉरेन कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ड्रॉ हो रहा हो वो पाकिस्तान में हो रहा हो और फिर ऐसे पर्सन पर हो रहा हो जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, रिहायशी है, तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इनलैंड ही रहेगा, बाद में अगर उसकी इंडोर्समेंट फॉरेन कंट्री में भी हो जाती है. तो अगर फॉर एग्जांपल हम जो है ना मुल्तान से एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं कराची के किसी पर्सन पे, और वो कराची का पर्सन आगे उसे इंडोर्स कर देता है किसी यूके नेशनल को, तो वो फिर भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट लेगा क्योंकि रहेगा, क्योंकि वो ओरिजिनली इनलैंड इंस्ट्रूमेंट था, बाद में उसकी फॉरेन कंट्री में भी इंडोर्समेंट हो जाती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. प्रॉमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेएबल इन पिशावर, तो देखें ये पाकिस्तान में ही ड्रॉ हुआ, पाकिस्तान में ही जो है ना इसने पे होना है, तो ये पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट है. अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन सादकाबाद, अच्छा पेएबल इन सादकाबाद और इन दुबई. अच्छा अब जो
पे कहाँ होगा वो इररेलेवेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये दो क्राइटेरिया मीट हो गए तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है या फॉरेन कंट्री भी आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सक्कर on a person resident in Toba takes in, although it may be payable in Afghanistan. Once again देखें कि आउटसाइड द कंट्री वो होना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इररेलेवेंट है। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, ऐसे पर्सन पर हुआ जो रेजिडेंट भी पाकिस्तान में है, तो फिर ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट या पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अब इसका अपोजिट देखते हैं जी, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। प्रॉमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान बट पेबल इन म्यांमार। तो अब यहां पर देखें कोई रेजिडेंट का भी जिक्र नहीं है, पेबल भी आउटसाइड द कंट्री है, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेबल इन यूके। तो एवरीथिंग रिलेट्स टू यूके, पाकिस्तान का तो इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके, पर्सन रिजाइडिंग इन यूके, मेड पेबल इन पाकिस्तान। तो मेड पेबल इन पाकिस्तान नहीं होता, ड्रॉ और रेजिडेंट, यानी यूके की जगह पे पाकिस्तान होता और पाकिस्तान की जगह पे यूके होता, तो ये एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता। लेकिन अगर सारी मामला यूके वाले लोगों के दरमियान में सिर्फ पेमेंट विद इन पाकिस्तान होनी है, इट डजंट मेक इट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेबल इन यूके। तो सिर्फ पाकिस्तान में ड्रॉ हो रहा है, पर्सन रिजाइडिंग भी यूके का है, तो ये भी फॉरेन हो जाएगा। तो ये चारों जो हैं वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल है। फिफ्थ है जी डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट का जो अपोजिट होता है वो होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। अब फर्क ये है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जब आप पैसे मांगें तब आपको मिलेंगे, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, और जिसमें टाइम पहले से डिसाइड कर लिया जाता है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। चेक तो हमेशा ही पेएबल ऑन डिमांड होता है, क्योंकि चेक जब आप बैंक में लेकर जाएंगे तभी पैसे देंगे, उसका टाइम पहले से फिक्स तो नहीं किया जा सकता। अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड वेयर इट इज एक्सप्रेस टू बी सो। क्या आप लिखते हैं पेएबल ऑन डिमांड है, इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल, ये वर्ड्स लिखे जाते हैं ऑन डिमांड के लिए, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड। जब ये लफ्ज लिखे जाएं तो इससे समझ जाएं कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। The bill or note accepted or endorsed after it is overdue as regard to person accepting or endorsing it। तो अगर ड्यू डेट के बाद कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। तो एट साइट और प्रेजेंटमेंट का मतलब भी ऑन डिमांड होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेएबल इमीडिएटली, जब भी डिमांड करेंगे उसी वक्त पैसे देने होंगे। तो अगर आपके पास चेक होता है एज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट और आप बैंक के काउंटर पर जाते हैं तो आपको बैंक के काउंटर से उसी वक्त पेमेंट मिल जाती है। टाइम इंस्ट्रूमेंट, अब टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का अपोजिट है। सो एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चेक तो हो नहीं सकता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, चेक तो हमेशा ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है, तो इसमें सिर्फ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज आएंगे। सो अगर आप कहते हैं कि जी एक्सप्रेस किया जाता है कि एक खास पीरियड के बाद, आप कहते हैं जी पेमेंट होगी आज से 3 महीने के बाद, पेमेंट होगी जी 4 मार्च को, पेमेंट होगी 30 डेज आफ्टर साइट, यानी जब पैसे मांगे जाएंगे उसके 30 दिन बाद, या एक ऐसे सर्टन इवेंट पे कि जी व्हेन द डेथ ऑफ सी वुड हैपन, तो सर्टन इवेंट होता है उसके बाद, तो फिर तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। तो टाइम बिल भी हो सकता है, टाइम नोट भी हो सकता है, लेकिन टाइम चेक नहीं हो सकता, क्योंकि चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड ही होता है, चेक जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।